तो चलो भाई, सारे को राम राम। सारे सपाटे मारेंगे आज। चलो जी, सारे इस बच्चे सपाटे मारो सर। गौरव लिख रहा है, कहते सब सारे ने राम राम, और आज सारे बच्चे सपाटे मारेंगे। आ जाओ बेटा, आ जाओ। गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार मेरे भाई, राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, खम्मा खानी, सत श्री अकाल, केम छो, मजामा। क्लास लाइव है बेटा। लाइव है। चलो भाई, लास्ट न्यूज बता दो बेटा, क्या किया था, उसके आगे बढ़ लेते हैं सर, और कहानी को आगे लेके चल लेते हैं। देखो जी, क्या है, राम में बेटा चला गया। आप अभी लूंगा तेरा नाम। आज मैं नाम ही लेता रहता हूँ आज, है ना। कुछ नहीं पढ़ेंगे, नहीं आज नाम लेंगे। जिस जिसको नाम बुलवाना नाम बुलवाते रहो। आज पढ़ाई नहीं करते फिर, ठीक है। आज हम नहीं पढ़ रहे, आज हम सिर्फ नाम बोलेंगे, हैं। चलो मेरे शेर, आ जाओ। हमने लिखा ये टाइम कॉन्सेप्ट है, मतलब टाइम से रिलेटेड प्रेपोजिशंस लास्ट क्लास में हमने लिखी थी बेटा। भाई यही हुआ है लास्ट, ठीक है। तो इन टू, ऑन टू बेटा हमने देखा था। इसके बाद की कहानी को जरा अब समझ लेते हैं। आओ मेरे पुत्र, एक इसी के नीचे आप कॉन्सेप्ट लिखोगे, और ये कॉन्सेप्ट होता है बेटा होम से रिलेटेड। देखो, एक बार कई बार तो बच्चा ये भी पूछता है, सर होम और हाउस में फर्क क्या होता है। देखो, इमोशनली अगर बताएं ना भाई बच्चे, इमोशनली अगर बताएं तो होम और हाउस में एक छोटा सा डिफरेंस है छुटकू भाई। होम जो है उसके लिए फीलिंग्स का होना जरूरी, इन ईंट पत्थर इन छतों का होना जरूरी नहीं है, भावनाओं का होना जरूरी। अब एक बात को मुझे जरा सोच समझ के बताइए, एक बात को मुझे जरा सोच समझ के बताइए, ठीक है। अगर मैं आपको एक छोटी सी बात ये बोलूं बेटा, अगर मैं आपको एक छोटी सी बात ये बोलूं कि एक घर है और दो भाइयों में बहुत गहरी लड़ाई चल रही है, एक दूसरे से चिढ़ते हैं, बहस चल रही है। वो घर घर कहां रहा, वो मकान बन गया। सो बेटा, घर को घर हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स बनाती है। याद रखिएगा, एक खुला आसमान होम हो सकता है, एक भिखारी भी एक फुटपाथ को कहता है मेरा घर है, कह सकता है, वो उसको हाउस नहीं कह सकता है। हाउस ईंट पत्थरों से बनता है, एक मकान कहलाता है। घर अपनी भावनाएं, आपकी फीलिंग्स, आपकी रिस्पेक्ट से बनता है। समझ में आई बात। ये तो हुई बेटा रियल लाइफ से रिलेटेड बात कि होम जो है उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। दूसरी बात मेरे बच्चे, अब करते हैं ग्रामेटिकल तौर पे बातचीत। ग्रामर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो होम जो है वो अपने आप में जब यूज किया जाता है तो वो एज एन एडवर्ब भी यूज किया जाता है, और वो एज अ नाउन भी यूज किया जाता है। एज एन एडवर्ब भी यूज किया जाता है और एज अ नाउन भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए जब आप उसे एडवर्ब की तरह यूज करते हो, और आप सभी बच्चों को एक बात पता है कि जब आप एडवर्ब यूज करते हैं बेटा तो उसके पहले प्रेपोजिशन लगाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए आप जब गो के साथ होम लिखते हैं तो गो के साथ भी आप होम डायरेक्ट लिखते हैं, और कम के साथ भी आप होम डायरेक्ट लिखते हैं। उसको किसी भी प्रेपोजिशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। इस बात को दिमाग में रखिएगा। जैसे मैंने बोला कहां जा रहा है, मैंने बोला ही इज गोइंग होम, वो होम जा रहा है। तो आप डायरेक्ट बोल दोगे बेटा अरे साहिल ये जूस है अभी तो
तो भी रोक दो, बाद में इसी को गर्म कर लेंगे। ही इज गोइंग टू होम लिखने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, मैंने अभी बताया ग्रामर में इसे एडवर्ब की तरह यूज करते हैं। तो आप बोलोगे ही इज गोइंग होम, ही इज गोइंग टू होम नहीं, ही इज गोइंग होम, ही इज गोइंग टू होम आप नहीं बोलोगे। तो आप सिंपल करके बोल दोगे ही इज गोइंग होम बोल दिया सर मैंने। आगे देखिए, तो सर फिर ये एज ए नाउन कब यूज होगा, इसके नीचे एरो लगाइए बेटा। एज ए नाउन तब यूज होगा जब इससे पहले कोई डेटरमिनर आ जाएगा बेटा। एज ए नाउन तब यूज होगा जब इससे पहले कोई डेटरमिनर आ जाएगा और उस डेटरमिनर के बाद आप ये एज ए नाउन किसको देख रहे होगे, होम को देख रहे होगे। फिर ये एडवर्ब के तौर पे यूज नहीं होगा। जैसे वो अपने घर जा रहा है, वो घर जा रहा है, ही इज गोइंग होम, इसलिए बोलते हैं ना ही इज गोइंग होम, वो घर जा रहा है। अगर मैं बोलूं वो अपने घर जा रहा है तो बेटा अब आपको लिखना पड़ेगा ही इज गोइंग टू हिज होम, ही इज गोइंग टू हिज होम। आपने बोला गुरुजी अब क्यों आ गया हिट टू, अब क्यों, पता है बेटा क्यों, क्योंकि आपने हिज डेटरमिनर लगा दिया, जिसे आप एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, डेटरमिनर भी कह सकते हैं, ठीक है। और डेटरमिनर के बाद क्या आता है बेटा, नाउन। तो इसका मतलब ये होम यहां पर क्या है, नाउन। वेरी गुड। तो ये हिज होम अपने आप में नाउन बन गया। और बेटा नाउन से पहले तो प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी, तो अब ये सही है। नाउन से पहले तो प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी, तो अब ये सही। तो ही इज गोइंग होम, वो घर जा रहा है। ही इज गोइंग टू हिज होम, वो अपने घर जा रहा है। तो आपने वहां पर टू लगा दिया। ही इज गोइंग टू हिज होम, वो अपने घर जा रहा है। तो याद रखिएगा अगर इससे पहले डेटरमिनर है तो प्रेपोजिशन आ जाएगी, अदरवाइज नहीं आएगी बेटा, ठीक है। कम होम, अब मम्मी ने कॉल किया बेटा घर आ जाए, कम होम, ठीक है। तो ये चीज बोल दिया। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में इसको दिमाग में रखना है। इसीलिए बेटा होम से पहले आप टू नहीं देखते। आई एम गोइंग होम, बाय, आई एम गोइंग होम, ही इज गोइंग होम, दे आर गोइंग होम। ये ही केम होम लेट, वो घर लेट से आया था। ही केम टू होम नहीं बेटा, ही केम होम, ही केम होम वो घर, ही केम होम ऑन टाइम, वो घर समय पर आया था। तो ही केम टू होम यहां पर आप नहीं लिखोगे। हाँ, अगर फिर से डेटरमिनर लगा दोगे, अगर डेटरमिनर लगा दोगे तो फिर से बेटा वो आ जाएगा। ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा। तो आपको इस तरीके से पेपर में एग्जाम में एरर इसका देगा, तो आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। डन। कई बार अगर मैं बोल दूं बेटा उसने जैसे बचपन में ही अपना मकान छोड़ दिया था डॉक्टर बनने के लिए, बताना उसने बचपन में ही अपना मकान छोड़ दिया था डॉक्टर बनने के लिए। नहीं बेटा, उसने बचपन में ही अपना घर छोड़ दिया था डॉक्टर बनने के लिए, मकान थोड़ा छोड़ेगा। तो ये चीज है। डन है। बताइए जी महान हस्तियां, आया क्लियर है? कॉपी करो फटाक से। तो ये होम की छोटे से बेटा डायरेक्ट इस पे आएगा, एरर आएगा पेपर में ना इस तरीके से, लेकिन यही बड़े सेंटेंस में होगा। ही कम्स टू हिज होम हो जाएगा। वेरी गुड बेटा। और ये हो जाएगा ही केम टू हिज होम। नेक्स्ट देखो, अब अगर बात करें बेटा अगले कॉन्सेप्ट की, जो हम अगला कॉन्सेप्ट कर रहे हैं वो है ट्रांजिटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट। देखो मेरे बच्चे, अब आप बोलोगे गुरुजी ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब होती है बेटा जो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब क्या करती हैं? आप इस ट्रांजिटिव वर्ब के बाद इसका क्या देते हैं? ऑब्जेक्ट देते हैं। इसका ऑब्जेक्ट देते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा? जो इस ट्रांजिटिव वर्ब को क्या करता है? एक्सप्लेन करता है। जैसे आपने खाया, क्या खाया था? आप मिले थे, किससे मिले थे? आप जानते हो, किसको जानते हो? तो एक्सप्लेन करने के लिए दो शब्द होते हैं हमारे पास, जैसे व्हाट, खरीदा था, क्या खरीदा था, या बेटा होम, किससे। व्हाट या होम ये दो ऐसे शब्द होते हैं, व्हाट या होम ये दो ऐसे शब्द होते हैं, ठीक है, जो 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 अपने आप में दर्शाते हैं बेटा कि आप उस वर्ब को एक्सप्लेन कर रहे हो और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिख रहे हो, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं बेटा। ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मेरे शेर एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप बोलोगे गुरुजी कैसे? मतलब देखो बेटा, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, वर्ब को डायरेक्ट एक्सप्लेन करता है, डायरेक्ट रिलेटेड टू द वर्ब, डायरेक्ट रिलेटेड टू द वर्ब, ये डायरेक्ट रिलेट होता है, और ये इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द वर्ब, ये इनडायरेक्ट रिलेट करता है वर्ब से,
कैसे बेटा बताता हूं, वर्ब से कैसे अभी बताऊंगा, सारी चीजें समझाऊंगा, बेफिक्र रहो, अभी बस कॉपी करते चले जाओ, ठीक है। ऐसा काम, तो हम क्या करते हैं, सपोज आपके पास एक सब्जेक्ट आया बेटा, उसके बाद आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब आई, ट्रांजिटिव वर्ब, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हाँ, तो 100% आपको यहां कोई ना कोई प्रेपोजिशन लिखनी होगी, और इस प्रेपोजिशन के बाद बेटा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए, ठीक है। दूसरी बात, इसी सेंटेंस को आप एक और तरीके से लिख सकते हो, सब्जेक्ट बेटा ट्रांजिटिव वर्ब, हाँ, और आगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दो। अरे गुरुजी अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की प्रेपोजिशन कहां गई, अब गायब हो जाएगी, अब जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी समझाऊंगा इस चीज को बेटा, और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कभी भी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता, इनडायरेक्ट से पहले होगा अगर वो डायरेक्ट के बाद में आएगा, अगर इनडायरेक्ट पहले आ जाएगा तो उसमें भी इस्तेमाल नहीं होगा। तो यहां से ये समझ में आई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले, ठीक है, कभी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता। और इसी बात को बेटा सारी की सारी इस कहानी को मेरे पुत्र मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा, एग्जाम्पल से ही ये कहानी सारी समझ आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। आप इस कॉन्सेप्ट को एक बार कॉपी करो, यहां तक मैं ये बात आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, आप आहिस्ता आहिस्ता कॉपी करते रहो, ध्यान से समझते हैं सर आखिरकार ये क्या है, पंगा क्या है ये। देखो बेटा, मैंने कहा एक वर्ब होती है ट्रांजिटिव वर्ब, ये गुरुजी ये क्या, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है बेटा जो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेते हैं उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, जो अपनी एक्सप्लेनेशन लेती। जब आप उस वर्ब को एक्सप्लेन करते हो तो व्हाट या हुम से करते हो, जैसे खरीदा क्या खरीदा था भाई, ठीक है, खाया क्या खाया था भाई, पढ़ा क्या पढ़ा था भाई, लिखा क्या लिखा था भाई, साफ किया क्या साफ किया था भाई, पेंट किया क्या पेंट किया था भाई, है ना। जानते हो किसको जानते हो भाई, बन रहे हो ना, जानते हो किसको जानते हो भाई, उसने थप्पड़ मारा था किसको मारा था, शादी की थी किससे की थी, तो वो होम हो जाता है, ठीक है। तो व्हाट या होम, इंसान होगा तो होम, और चीजें बाकी चीज होगी तो बेटा व्हाट हो जाता है। वेरी गुड। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट होता है जो वर्ब को डायरेक्ट एक्सप्लेन करता है बेटा, इनडायरेक्ट होता है जो वर्ब को इनडायरेक्ट एक्सप्लेन करता है। गुरुजी पर सब में वही समझना है कैसे। देखो बेटा, मैंने अगर आपको बोला मेरे पुत्र आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं टू हिम, उसको, देखो मैं पढ़ाता क्या हूं, इंग्लिश, तो पढ़ाने का इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ बेटा, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं भाई, किसको, उसको, वो इनडायरेक्टली रिलेट कर रहा है इस चीज से। तो बेटा आपने ये देखा, ये हुई ट्रांजिटिव वर्ब, तो आपने यहां इंग्लिश देखा, ये अपने आप में बन गया बेटा इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो इसको कोई प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ी, आई टीच इंग्लिश किसको, टू हिम, तो ये हुआ मेरे बच्चे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपको प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ गई, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपको प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ गई। तो आई टीच इंग्लिश टू हिम, आई टीच इंग्लिश टू हिम, मैं उसको इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश टू हिम, मैं उसको इंग्लिश पढ़ाता हूं। ये इसकी कहानी बनी, आई टीच इंग्लिश टू हिम, मैं उसको इंग्लिश पढ़ाता हूं। ठीक है जी, अब जरा बात को बड़े ध्यान से सुनिए, आई टीच इंग्लिश टू हिम, मैं उसको इंग्लिश पढ़ाता हूं। आपने बोला सर बिल्कुल बिंदास है, बिल्कुल ठीक है सेंटेंस, ठीक है सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूं बेटा, मैं इसको पहले लिख दूं, आई टीच हिम इंग्लिश, आई टीच हिम इंग्लिश। तो देखो क्या चेंज देखा, यही चेंज बेटा जो मैं नीचे दिखा रहा था कि जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लिखते हो डायरेक्ट को पीछे, तो देखो प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई। आई टीच हिम इंग्लिश और आई टीच इंग्लिश टू हिम, आई टीच इंग्लिश टू हिम और आई टीच हिम इंग्लिश। तो आप ये देख रहे हो कि उसमें प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट खत्म हो जा रही है ना। बस ये चीज मैं आपको कह रहा था कि बेटा अगर डायरेक्ट आगे लिखते हो तो प्रेपोजिशन प्लस इनडायरेक्ट आता है, और इनडायरेक्ट आगे लिखते हो तो प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है। ऐसा ही देख लो बेटा, दे गेव अ पेन टू हिम, हाँ, या दे गेव हिम अ पेन। तो पेपर में ऐसे ही एरर बना देगा, दे गेव अ पेन हिम, अ पेन हिम नहीं, अ पेन टू हिम, दे गेव हिम अ पेन, दे गेव टू हिम अ पेन, दे गेव टू हिम अ पेन, नहीं बेटा गलत, बस ये एरर आएगा पेपर में, दे गेव हिम अ टू पेन,
दे गेव हिम अ पेन। ठीक है, पहली चीज। तो आई गिव हिम अ पेन या दे गिव हिम अ पेन, बस प्रेपोजिशन मत यहां पर इस्तेमाल करना। या आ जाए दे गेव अ पेन हिम, नहीं बेटा, दे गेव अ पेन टू हिम, तो यहां प्रेपोजिशन। इस तरीके से बेटा ये प्रेपोजिशन से रिलेट करता है और ये टॉपिक वर्ब से भी रिलेट करता है, तो दोनों जगह पढ़ाता हूं। ठीक है, करो फटाक से कॉपी, फिर आगे की चर्चा करते हैं बेटा। हो गया जी कॉपी, बढ़ाऊं बेटा आगे, अगला पेज करो। चलो मेरे बच्चे, अब अगला मैं आपको यूज सिखा रहा हूं बेटा। मैरी वर्ब। अच्छा, मैरी वर्ब भी नहीं, मैरी अपने आप में वर्ब नहीं बेटा, ट्रांजिटिव वर्ब होती। मैरी बस आप लिख देना। चलो आज तुम्हें शादी के मायने समझाता, ठीक है, ध्यान से सुनिए। देखो बेटा, जैसे पहले आपको पता है मैरी जो है बेटा वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। क्या बोला मेरे बच्चे मैंने? वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। पर अगर वो ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद आप जिससे भी शादी करोगे, जिससे भी शादी करोगे बेटा, हाँ, तो आप उस पर्सन को डायरेक्ट लिख दोगे प्लस पर्सन। क्यों? क्योंकि वो इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। हाँ, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा तो बेटा यहां उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रेपोजिशन की कोई भी जरूरत नहीं है, तो टू प्रेपोजिशन नहीं आएगी। मैरी अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब है बेटा। आप जिससे शादी करोगे, ठीक है भाई, मैं उसको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं, मैं उसको जानता था, मैंने उससे शादी की थी, खत्म। मैं उससे मिला था, मैंने उससे शादी की थी, खत्म। तो क्यों लगाना है बेटा टू? फिर बच्चा कहता मैरी के साथ टू का प्रयोग ना करें, मैरी के बाद डायरेक्ट पर्सन का इस्तेमाल होता है। भारत माता की जय। अरे भाई रट मत, लॉजिक सी, क्योंकि बेटा मैरी ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद इंसान डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है उसका, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले बेटा प्रेपोजिशन नहीं आती, जिससे आप शादी करोगे सीधा कर डालो, कहानी खत्म, कहानी खत्म। तो हमने क्या बोला, ध्यान से सुनना। ही मैरिड, उसने शादी की थी, ही मैरिड, हाँ, अ रिच वुमेन, उसने एक अमीर वुमेन से शादी की थी, खत्म। ये सेंटेंस सही है बेटा। ही मैरिड अ रिच वुमेन, ही मैरिड अ रिच वुमेन। समझे? पेपर में क्या देगा, ही मैरिड टू अ रिच वुमेन। अरे क्यों आएगा टू? क्योंकि बेटा ये
ये इसका ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इसको, इस वर्ब का जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो इसको टू की जरूरत नहीं है बेटा, आप उसको डायरेक्ट लिख दो, वो अपने आप में सही है। सिंपल सी कहानी, क्यों लिखोगे? अच्छा, मैंने बोला ही न्यू, हाँ, ही न्यू टू अ रिच वुमेन, अब गलत नहीं हो जाएगा? क्यों बेटा? वो जानता था किसको? ही न्यू अ रिच वुमेन, खत्म। तो जैसे इसके बाद ये इसका ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन कुछ नहीं, तो इसके बाद ये इसका ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन की जरूरत क्यों पड़ेगी बेटा? ठीक है, सिंपल से ये बहानी याद रखना। डन है? क्लियर बेटा? तो ही, शी मैरिड हिम, उसने उससे शादी की थी, सो शी मैरिड टू हिम, नहीं बेटा, शी मैरिड हिम, कहानी खत्म। पहली चीज हुई। फिर दूसरी मेरे बच्चे, लेकिन अगर मैं इसका पैसिव वॉइस बनवाऊं, पैसिव वॉइस बनवाऊं, तो कहानी में ट्विस्ट है बेटा। ठीक है, कैसे? जरा ध्यान से सुनो। अगर मैं एक सेंटेंस ये लिख दूं बेटा, ही मैरिड हर, उसने उससे शादी की थी, तो ये एक्टिव वॉइस है बेटा, है ना? ही मैरिड हर, तो यहां टू नहीं आ सकता क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हाँ, लेकिन बेटा अब अगर ठीक है, हां, मैं उसका पैसिव वॉइस सोचूं तो मैं शी आगे ले आऊंगा, तो शी वॉज मैरिड, हां, शी वॉज मैरिड बाय हिम। बाय हिम का मतलब पता है क्या हो गया? इसके द्वारा उसकी शादी कराएगी, मतलब शादी किसी और से की। मीनिंग में चेंज नहीं आ जाएगा? एक बात बताओ बेटा, अगर मैं ये कहता हूं मेरे पुत्र, ही नोज हर, वो उस लड़की को जानता है, तो ये एक्टिव वॉइस है पुत्र। हाँ, जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो आप क्या करते हो? शी इज नॉन बाय हिम, बाय नहीं बेटा, आप कहते हो शी इज नॉन टू हिम, शी इज नॉन टू हिम, कि उससे उसकी जान पहचान है। नॉन बाय हिम नहीं, कोई एक्शन नहीं है नॉन कि बाय हिम कर दोगे आप। इसी तरीके से छुटकू, अगर मैं यहां बाय लगा दूंगा, बाय हिम, शी वॉज मैरिड बाय हिम, ऐसा लग रहा है उसकी शादी कराएगी उसके द्वारा। अब उसके द्वारा तो ऐसा लग रहा है शादी किसी और से कराए, अरे शादी तो यही हस्बैंड है और ये वाइफ है। इसलिए बेटा इसके साथ यहां टू आता है, शी वॉज मैरिड टू हिम, शी वॉज मैरिड टू हिम, शी वॉज मैरिड टू हिम, तो पैसिव वॉइस में टू आता है। अब ये शी वॉज मैरिड हिम तो नहीं हो सकता बेटा, शी वॉज मैरिड हिम, शी वॉज मैरिड हिम नहीं टू हिम, तो अब टू आ रहेगा। क्यों आएगा? उसका भी रीजन आपको पता होना चाहिए बेटा। बाई क्यों नहीं आया गुरुजी? पैसिव वॉइस में तो बाई आता है, पैसिव वॉइस में हर सेंटेंस के में बाई नहीं आता बेटा। जो अपने आप में नो वर्ब है, वो एक्शन नहीं है, तो उसके साथ भी बाई क्यों आएगा? इसके द्वारा, कोई काम थोड़ी ना किया है। ऐसे ही बेटा अगर शादी उसके द्वारा की गई थी, हाँ, तो ऐसा लग जाएगा जैसे उसके द्वारा शादी किसी और से करवाई गई। नॉनसेंस है। इसीलिए पैसिव वॉइस में इसके साथ टू आता है। एक्टिव वॉइस में सीधा ऑब्जेक्ट लिख दो, तो एक्टिव वॉइस में मैरी के बाद सीधा क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लेकिन पैसिव वॉइस में जब वो ऑब्जेक्ट आगे ही चला जाएगा तो ये जो जिसके साथ उसकी शादी हुई है टू आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सर विद लगा दूं? बेटा विद का मतलब पता है क्या? शी वर मैरिड विद हिम। इसका मतलब ये हुआ, उस लड़की ने शादी तो की, उसके साथ शादी की, मतलब उसके साथ किसी और से शादी की। जैसे सपोज करो बेटा कोई विधवा औरत है, उसने 2 बच्चों के साथ शादी की, मतलब 2 बच्चों के साथ शादी की है, तो 2 बच्चे तो हैं उस लेडी के, शादी किसी और से की, उसका विद का ये सेंस आ जाएगा। इसलिए विद भी नहीं, बाई भी नहीं, सिर्फ टू आता है बेटा। कॉपी करो मेरे शेर। तो ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है? वेरी गुड। और एक चीज और इसमें यूज होता है बेटा, क्या? गेट। जैसे आप बोलते ना ही इज मैरिड, वो शादीशुदा है, बोलते ना, किसी ने बोला ही इज मैरिड, वो शादीशुदा है, तो आप क्या करते हो? ही विल गेट मैरिड, वो शादीशुदा बन जाएगा, तो गेट भी यूज कर लेते हैं, गेट वर्ब भी यूज कर लेते हैं बेटा। कैसे? जैसे ही विल गेट मैरिड, वो शादीशुदा बनेगा, ही विल गेट मैरिड। वो शादी करेगा कब? इन जुलाई, जुलाई में करेगा भाई, तो गेट भी यूज होता है। ही इज गेटिंग मैरिड, शादी कर रहा है वो, ही इज गेटिंग मैरिड, शादी कर रहा है वो, ठीक है? तो जब आप बोलते हैं ना, जैसे आप बोलते हो सर ही गोट टायर्ड, वो थक गया था, तो ही गोट मैरिड, वो शादीशुदा हो गया था, शादी कर ली थी, तो ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो जाता है बेटा। इसलिए आप बोलते हो ना ही इज मैरिड, ही इज मैरिड, अरे वो शादीशुदा है, तो मैंने बोला बेटा ही इज रिच, ही इज टायर्ड,
ही इज रिच, ही इज टायर्ड, ही इज कंफ्यूज, ही इज मैरिड। तो यहां क्या हो जाता है, ये एज एन एडजेक्टिव यूज हो जाता है बेटा। गेट में ऐसे देखते हो, कर लो कॉपी। तो मैरी का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, एक्टिव और पैसिव आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। इस पर बेटा डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देता है, तो वो आपको मेरे शेर पता होने चाहिए। तगिड़द तगिड़द तगिड़द, चलो मेरे शेर पुत्र।
ठीक है सर, आगे बढ़िए सर। आप देखो बेटा, अगली प्रेपोजिशन का कारनामा मैरिड के बाद, छोटा सा कॉन्सेप्ट, ड्यूरिंग और वाइल में क्या फर्क होता है। देखो भाई, वाइल कंजंक्शन की तरह यूज होता है और ड्यूरिंग प्रेपोजिशन की तरह यूज होता है। ठीक है, सेम फर्क एज और लाइक में भी आप पाओगे। एज और लाइक, लाइक प्रेपोजिशन की तरह यूज होता है और मेरे दोस्त एज कंजंक्शन की तरह यूज होता है। मतलब मीनिंग सेम है, बट दोनों की पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप लोग फर्क देखते हुए जाओगे। चलो सर देखते हैं। मैंने बोल दिया ही वॉज प्लेइंग ड्यूरिंग या वाइल हिज फ्रेंड वॉज स्लीपिंग। तो जब उसका दोस्त सो रहा था उसके दौरान वो क्या कर रहा था, खेल रहा था। तो बेटा मुझे क्या चाहिए, कंजंक्शन चाहिए, तो वाइल आ जाएगा, ड्यूरिंग गलत हो जाएगा। अच्छा बेटा, दूसरी बात अगर हम देखें, एक यहां पर रोक के एक बच्चे का क्वेश्चन लेना चाहूंगा शुभम का, सिर्फ एग्जाम में कैसे पहचानेंगे पैसिव वॉइस से। बेटा ऑटोमेटिकली आप पहचान लोगे कि अगर आगे सब्जेक्ट होगा जिसने शादी की है तो एक्टिव वॉइस है, और जिससे शादी हुई है अगर वो आगे होगा तो पैसिव वॉइस है ना। आओ पुत्र, मैंने क्या बोला, अगर मैंने बोल दिया ही फेल्ट नर्वस, हाँ, ड्यूरिंग या वाइल हिज स्पीच, अपनी स्पीच के दौरान उसको नर्वस महसूस हुआ। स्कूल में नहीं होता था बेटा, माई नेम, नेम इज माई इज नेम, आप ऐसे करने लग जाते थे, सीधा सीधा नहीं बताते थे। एंड ये आज भी होता है, इफ समवन स्टार्ट्स टॉकिंग इन इंग्लिश ओनली in front of you, you will reply I, because you are not comfortable in speaking. So in that case, you can say he felt nervous during his speech, during his conversation. So during होगा बेटा, क्योंकि यहां पर ये क्या आया, ऑब्जेक्ट आया, और यहां आ गया ड्यूरिंग, वाइल नहीं। ठीक है, तो ड्यूरिंग और वाइल में ये डिफरेंस आप महसूस करके चलते हैं, सिंपल बेसिक तरीके पे। ठीक है, डन। अच्छा, ही वॉन्ट्स टू बी, वो बनना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू बी लाइक या एज आई एम, जैसा कि मैं हूं। बेटा देखो, ये एक सेंटेंस हुआ, ये एक सेंटेंस हुआ, तो मुझे जरूरत है कंजंक्शन की। ठीक है, नेक्स्ट, आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया था, आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया था, टू बाय सम फ्रूट, कुछ फ्रूट खरीदने। बेटा फ्रूट होता है, फ्रूट्स नहीं होता, फ्रूट खरीदने, लाइक या एज ऑरेंजेस, ग्रेप्स, बनानास, ये। तो बेटा यहां हमें किस चीज की जरूरत है गुरुजी, यहां तो हमें प्रेपोजिशन की जरूरत है। तो बेटा आ जाएगा लाइक, लाइक ऑरेंजेस, ग्रेप्स, गवाबास, बनानास, इस तरीके से। ठीक है बेटा, ही इज लाइक मी, ही इज एज मी नहीं बेटा, ही इज लाइक मी, वो मेरे जैसा ही है, ही इज लाइक मी। ठीक है, लाइक वर्ब भी होती है बेटा, ही लाइक्स मी, दे लाइक मी, लाइक वर्ब भी होती। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा मेरे पुत्र। डन है। कर लो बेटा कॉपी।
एक फ्रूट नहीं होता बेटा, फ्रूट्स होता ही नहीं है, फ्रूट होता है मेरे बच्चे, इसलिए मैंने लिखवाया ये। ठीक है, देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट इसके नीचे ही लिख लेते हैं, हल्का सा ऊपर उठा रहा हूं बेटा। एक क्या होता है बेटा, जैसे कुछ मेन वर्ब्स होती हैं, उनके बाद आप टू लगाते हैं अगर आपको उनके बाद पर्सन लिखना हो तो। जैसे डोंट टॉक मी लाइक दिस, नहीं बेटा, डोंट टॉक टू मी लाइक दिस, टॉक टू मी, क्या बोलते हैं बेटा, टॉक टू मी, रिप्लाई टू मी। सो ऐसी कौन सी वर्ब होती है, जैसे आप लगाते हैं टॉक, टॉक टू मी, से टू मी, या से का आप सेड कर देते हो बेटा, वही तो बात होती है यहां। सजेस्ट टू मी, प्रपोज टू मी, ठीक है, सजेस्ट मी नहीं बेटा, सजेस्ट टू मी, ठीक है, रिप्लाई टू मी, मैसेज टू मी। तो अब इस चीज को ध्यान से रखिएगा, ये ऐसी वर्ब्स हैं बेटा जिनके बाद अगर आप पर्सन लगाते हैं तो आपको टू लगाना पड़ेगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। जैसे मैंने बोला पेपर में आया, ही सजेस्टेड हर दैट शी शुड हेल्प हर फ्रेंड, उसको अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए। तो सजेस्टेड हर नहीं बेटा, सजेस्टेड टू हर, ठीक है, ही प्रपोज्ड टू हर, ही टॉक्ड टू हर, डन है। तो इस तरीके से बेटा, ही सेड टू हर, ही रिप्लाइड टू हर, ही मैसेज टू हर। तो जो ये वर्ब्स हैं अगर इनके बाद पर्सन है तो आपको टू प्रेपोजिशन लगा के चलिए, इस बात को रखिएगा दिमाग में। तो छोटी सी चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए मेरे बच्चे। ठीक है, अब जो प्रेपोजिशन में मेन काम रह गया ना हमारा रह गया बेटा सुपरफ्लुअस प्रेपोजिशंस और फिक्स्ड प्रेपोजिशंस, जिनको भी याद भी कराऊंगा मैं आपको, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। सुपरफ्लुअस प्रेपोजिशंस और फिक्स्ड प्रेपोजिशंस, अब ये टॉपिक हमारा इसमें रहेगा। तो जब प्रेपोजिशन मैंने स्टार्ट किया था मेरे पुत्र, तो आपको कहा था ये चीज कि बेटा क्या होते हैं क्या होते हैं हमारे पास, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, फिक्स्ड प्रेपोजिशंस होती हैं, और पार्ट्स ऑफ वोकैब यानी कि फ्रेजल वर्ब होती है। ये ध्यान रखिए। टू क्यों लगता है बेटा, अगर मैं ये बोल दूं आई सजेस्टेड हिम अ सर्वेंट, तो मैंने उसको एक सर्वेंट सजेस्ट किया, उसको मतलब तुमने उसी को नौकर बना दिया, और जो कि हुआ ये था कोई सर्वेंट था जो उसको तुमने सजेस्ट किया था, ये ध्यान रखना इसलिए आई सजेस्टेड टू हिम अ सर्वेंट, आई सजेस्टेड हिम अ सर्वेंट नहीं, वरना उसी को तुम सर नौकर बना दो। ठीक है पुत्र, नरेशन में टू नहीं लगा तो अपना इलाज करा ले बेटा, फिर नरेशन में भी अमन लगता हुआ नजर आ जाएगा। है घोचू, हर जगह यहां लगाएंगे वहां नहीं लगाएंगे, पागल, वहां भी लगेगा। हो ठीक है बेटा, चलो अब एक और चीज आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से बहुत बार क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है, तो इसको ध्यान रखें। डन, देखो बेटा, ये है सुपरफ्लुअस प्रेपोजिशंस। बेटा क्या होते हैं सर सुपरफ्लुअस प्रेपोजिशंस? ये वो प्रेपोजिशंस कहो बेटा जहां प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं हो और आप वहां प्रेपोजिशन लगा दे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, अब जो कराने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आसान है, ठीक है, आसान है। देख लो पूरा प्रेपोजिशन आपने पढ़ा है, कहीं भी आपको ये महसूस नहीं हुआ कि आप प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं, है ना, चिल आदमी एकदम, ठीक है। देखो बेटा सुपरफ्लुअस प्रेपोजिशन मतलब जहां प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है वहां लगा रहे, हाँ उसको बोलते हैं बेटा सुपरफ्लुअस प्रेपोजिशन। तो इसको कैसे कैसे संभालना है, क्या देखना है, जरा आपको समझते चलिएगा। सबसे पहला पॉइंट बेटा, एक बात बताओ मेरे पुत्र, एंटर का मतलब क्या होता है? एंटर का मतलब क्या होता है बेटा? अंदर आना या अंदर जाना, यही ना। इसका मतलब ये हुआ मेरे पुत्र कि अगर मैं कहूं गो टू
या कम टू। एंटर का मतलब यही होता है बेटा, अंदर आना या अंदर जाना। अंदर आना और उधर से देखोगे तो अंदर जाना, तो गो टू या कम टू। तो पुत्र अगर मैं ये कह रहा हूं ही केम टू माई रूम, हां बिल्कुल ठीक है। ही एंटर्ड माई रूम, बिल्कुल ठीक है, उसने मेरे रूम में एंट्री की थी, इसका मतलब वो मेरे रूम में आया था। तो पुत्र दोनों बातों का सेम मतलब तो है। इसका मतलब एंटर का मतलब ही कम टू लगा के है। अब पेपर में क्या करेगा बेटा, ही एंटर्ड, ही एंटर्ड टू माई रूम। अब आप बोलोगे गुरुजी एंटर का तो मतलब ही ये था, तो एंटर के साथ अगर आपने टू लगा दिया पुत्र तो वो क्या हो गई, सुपरफ्लुअस। इसीलिए बेटा जब एंटर का मीनिंग, ठीक है, अंदर आना और जाना होगा, उसके साथ टू ऑलरेडी है, तो एंटर के साथ अगर आप टू लगा दोगे पुत्र वो हो जाएगा एरर। तो इस तरीके से। लेकिन इसी के नीचे एक और एग्जाम्पल लिखिए बेटा, एग्जाम्पल कहो या स्टार कहो, इसके नीचे स्टार कहो या दूसरा पॉइंट बना दो, उसको स्टार ही लगा। बेटा क्या गुरुजी एंटर इनटू कभी हो सकता है? अच्छा ये भी कर देता है बेटा, ही केम टू माई रूम या ही केम इन लगा लो, बेसिकली तो इनके साथ इसका ज्यादातर एरर आता है। ही केम इन टू माई रूम तो सही है, लेकिन ही एंटर्ड टू माई रूम या ही एंटर्ड इन टू माई रूम गलत है। यहां मोमेंट दिखानी है ना, तो टू की जगह इनटू लगा लो, ज्यादा बढ़िया। गो इनटू या कम इनटू, तो एंटर के साथ टू या इनटू अगर आप लगाओगे तो गलत। ही एंटर्ड टू माई रूम, ही एंटर्ड इनटू माई रूम, ये नॉनसेंस है, सुपरफ्लुअस। ठीक है बेटा। अब एंटर इनटू सर क्या कभी आता है? आता है बेटा, एक फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब पता है क्या होता है? एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होना। ठीक है, तो मैंने बोला ही एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, ही एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट, ही एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल सही। तो एंटर्ड इनटू का मतलब होता है बेटा शामिल होना। सपोज करो उस एग्रीमेंट में 4 लोग थे, एक आप और आ गए, तो मैंने बोल दिया ही एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट में बाद में आया था। ही एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट आफ्टर यू, तुम्हारे बाद में उसने एग्रीमेंट में वो शामिल हुआ था। तो एंटर इनटू एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है शामिल होना। तो एंटर के साथ इनटू इस केस में तो सही होगा, लेकिन जब अंदर आना या अंदर जाना उस सेंस में अगर एंटर के साथ टू या इनटू आपको दिखता है बेटा तो वो गलत होता है। तो मेरे रूम में आया था ये, सर ही केम टू माई रूम, वो मेरे रूम तक आया था, मतलब अंदर नहीं आया। टू माई रूम का मतलब अंदर एंट्री नहीं की। इन लगा दोगे टू के साथ, इन टू, इन प्लस टू बन गया तो अंदर भी आया था। ये फर्क है बेटा टू माई रूम और इनटू माई रूम में। ठीक है जी, डन। अगली बेटा सेकंड अपने पुत्र को मैं करा रहा हूं रीच। बेटा रीच का मतलब होता है किसी स्थान पर पहुंचना, गो टू प्लस डेस्टिनेशन, है ना, गो टू प्लस डेस्टिनेशन, ऐसा मतलब इसका होता है। वेरी गुड। तो बेटा रीच के साथ टू मत लगाओ ना, क्यों? सुपरफ्लुअस हो जाएगी, इसका मतलब ही ये होता है। तो अगर मैंने बोल दिया, ठीक है, ही रीच्ड टू मुंबई ऑन टाइम, ही रीच्ड टू मुंबई ऑन टाइम, वो मुंबई समय पर पहुंचा था। तो ही रीच्ड टू मुंबई नहीं, ही रीच्ड मुंबई ऑन टाइम। हाँ ये हो जाएगा ही वेंट टू मुंबई ऑन टाइम, तो ही वेंट टू मुंबई तो आ जाएगा बेटा, ही वेंट टू मुंबई, मुंबई गया था, ही वेंट टू मुंबई, तो ये तो सही है। ही वेंट मुंबई नहीं होगा बेटा, यहां टू लगाना पड़ेगा, तो ये सही है, लेकिन इसके साथ टू क्या हो जाएगा? गलत है। ही केम टू मुंबई सही है। तो रीच के साथ भी टू जो प्रेपोजिशन आती है वो अपने आप में क्या बन जाती है बेटा? सुपरफ्लुअस बन जाती है, क्योंकि उसका मतलब ही वो होता है, तो आप उसको यूज करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखो बेटा तीसरा, मैंने बोला ही ऑर्डर्ड
5 बुक्स, उसने 5 किताबें ऑर्डर की थी। हाँ, ही ऑर्डर्ड 5 बुक्स। तो बेटा आपने क्या किया, ही ऑर्डर्ड 4 अरे 4 क्यों लगा रहे हो गुरुजी, 4 प्रेपोजिशन की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि बेटा ये वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब, और ये इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और गुरुजी आपने कहा था जब वर्ब का ऑब्जेक्ट उसके बाद आ रहा है तो 4 क्यों लगा रहे हो, ही ऑर्डर्ड 5 बुक्स। क्यों, ही ऑर्डर्ड 5 बुक्स। हां बेटा, ये हो सकता है मेरे बच्चे, अगर मैं कहूं ही प्लेस्ड एन ऑर्डर, ही प्लेस्ड एन ऑर्डर, उसने एक ऑर्डर प्लेस किया था फॉर 5 बुक्स, 5 किताबों के लिए। अब सही है। अब आप बोलोगे गुरुजी अब कैसे सही हो गया, मेरे बच्चे ध्यान से देख, अब ये ऑर्डर यहां वर्ब नहीं, यहां नाउन है, तो अब ये रिलेट कैसे करेगा ऐसे, ही प्लेस्ड एन ऑर्डर 5 बुक्स है, ही प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर 5 बुक्स, 5 किताबों के लिए उसने एक ऑर्डर दिया था, 5 किताबों के लिए उसने एक ऑर्डर दिया था। तो ऑर्डर अगर नाउन है तो 4 तो आ जाएगा बेटा, ऑर्डर अगर नाउन है तो 4 तो आ जाएगा। लेकिन जब वर्ब है ऑर्डर तो उसके बाद डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्ट आएगा, उसको किसी भी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ये चीज याद रखना। करो कॉपी, फिर अगला पेज करता हूं बेटा, 4th पॉइंट लिखवाता हूं। तो जो जो वर्ब पेपर में आती है वो सबके एग्जाम्पल में लिखवा दूंगा, आपकी टेंशन खत्म बेटा। आपको कुछ नहीं करना पुत्र, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी। रिवीजन करो अपना टाइम पे, पढ़ाई करो, बाकी मेरे पे छोड़ दो, मैं जिंदा हूं, सारी चीजें मैं संभाल लूंगा। बस आप सीरियस होकर पढ़ते रहो। ऑल सेट भाई, बढ़ रहे हैं आगे। चलिए नेक्स्ट 4th बेटा। तो वो ऑर्डर के लिए आपने देख लिया कि ऑर्डर अगर आप ऐसे यूज कर रहे हो तो उसको ऐसे ही यूज कर लो, आगे नहीं। 4th में जैसे मैंने बोल दिया माई फ्रेंड, ठीक है, माई फ्रेंड इन्फॉर्म्ड, ठीक है, माई फ्रेंड इन्फॉर्म्ड मी, ठीक है, माई फ्रेंड इन्फॉर्म्ड मी, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, मेरे दोस्त ने मुझे इन्फॉर्म किया था, माई फ्रेंड इन्फॉर्म्ड मी, ठीक है, अबाउट, माई फ्रेंड इन्फॉर्म मी अबाउट दैट मैटर, उस मामले के बारे में उसने मुझे इन्फॉर्म किया था। बेटा ये थोड़ा ना बोल दोगे माई फ्रेंड इन्फॉर्म्ड अबाउट मी, माई फ्रेंड इन्फॉर्म्ड टू मी, नहीं बेटा, माई फ्रेंड इन्फॉर्म्ड मी, डायरेक्ट उसके बाद क्या कर दोगे, आप ऑब्जेक्ट लगा दोगे, आप ऑब्जेक्ट लगा दोगे। शिवम सुपरफ्लूस की हिंदी क्या जरूरी है बेटा, हिंदी एक्सेस हो जाना, अधिक हो जाना, जरूरत से ज्यादा, ये हिंदी की जरूरत है, समझा नहीं रखा बेटा पहले। तो अबाउट और टू क्या हो जाएगा पुत्र, गलत हो जाएगा, डायरेक्ट बोल दो बेटा, ठीक है, डायरेक्ट बोल दो। आप डायरेक्ट उसको यूज कर रहे हो तो आगे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, दे आर
दे आर रेडी टू अटैक चाइना। भाई वो चाइना पर अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार है। टू अटैक एट चाइना नहीं होगा बेटा, टू अटैक ऑन चाइना नहीं होगा, क्योंकि अटैक चाइना तो अटैक के बाद डायरेक्ट आप वर्ब लगा दो, वो उसका ऑब्जेक्ट होगा। तो अटैक एट चाइना, अटैक ऑन चाइना नॉनसेंस होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बेटा 6। अब अगर मैंने बोल दिया बाय द अटैक, जो अटैक उन्होंने किया है ना भाई, बाय द अटैक, हाँ दे डिड अ रॉन्ग थिंग, उन्होंने गलती की है। बाय दैट, अब आप बोलोगे गुरुजी अब अटैक से पहले बाय क्यों आ गया? बेटा अटैक अब नाउन है, तो अटैक एज अ नाउन होगा तो प्रेपोजिशन आ जाएगी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब वो वर्ब होगा तो वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट आ रहा है ना बेटा, ये ध्यान रखना। ऐसे इन्फॉर्म का भी कोई नाउन होता है, इंफॉर्मेशन, आई हैव गॉट इंफॉर्मेशन अबाउट देम, तो इंफॉर्मेशन के बाद अबाउट आ गया, यहां तो नहीं आया क्योंकि इन्फॉर्म वर्ब है, इंफॉर्मेशन नाउन है। अटैक वर्ब भी, अटैक नाउन भी है, ऑर्डर वर्ब भी, ऑर्डर नाउन भी है। तो ऑर्डर जब नाउन है तो भले ही प्रेपोजिशन आ रही है, लेकिन ऑर्डर जब वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट डायरेक्ट आ रहा है। तो ये चीज याद रखिएगा बेटा। 7 देखो बेटा, मैंने बोला दे हैव ऑलरेडी साइंड, ठीक है, दे हैव ऑलरेडी साइन द ट्रीटी, ट्रीटी होता है समझौता बेटा, या दे हैव ऑलरेडी साइन द एग्रीमेंट, ठीक है। तो बेटा एक बात बताओ, क्या साइन के बाद, ठीक है, साइन के बाद कोई यहां प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत है? दे हैव ऑलरेडी साइन ऑन द ट्रीटी, नहीं। साइंड एट द ट्रीटी, नहीं। साइन द पेपर, साइन द ट्रीटी, साइन द एग्रीमेंट, कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है बेटा, नॉनसेंस है। ये बच्चा कह रहा आपने तो अबाउट, अब गधे ये वर्ब है, ये रहा वर्ब का ऑब्जेक्ट, यहां अबाउट नहीं आएगा, आगे तो आ जाए, तेरे को क्या है भाई साहब? मां कसम बिल्कुल एक दो तो दिमाग से बिल्कुल पैदल है, खाली हो चुका है तुम्हारा दिमाग। यहां दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी है, इनकी दो दो कौड़ी की बात समझ नहीं आती। मुझे चिंता होती है साला सीजीएल कैसे निकलेगा इसका। आपने तो यहां अबाउट लगा, अरे गधे ये वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, यहां नहीं आया अबाउट टू, यहां लगाओ ना लगाओ, यहां ही इन्फॉर्म मी दैट मैटर, नाश कर रखा है। ठीक है जी, आगे देखो बेटा, मैंने बोला वी ऑल शुड ओबे द रूल्स, वी ऑल शुड ओबे टू द रूल्स, नहीं बेटा ओबे द रूल्स, हमें रूल्स का पालन करना चाहिए। तो ओबे के साथ क्या आ जाएगा बेटा? द रूल्स डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो बेटा, ब्लू से लिख दूं। तो जब हम करते हैं दे विल अकंपनी यू, विद यू नहीं बेटा। अकंपनी का मतलब क्या होता है? आपका साथ देना। तो अकंपनी में विद की सेंस ऑलरेडी होती है। अकंपनी का मतलब होता है आपका मैं साथ दूंगा, आई विल कम अकंपनी यू, तो मैं आपके साथ आऊंगा, मैं आपका साथ दूंगा, आई विल कम विद यू, आई विल अकंपनी यू। तो उसमें विद ऑलरेडी सेंस होता है बेटा, इसलिए इस वर्ब के साथ डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता है। अकंपनी के साथ विद लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा। साथ साथ कॉपी करना बेटा, ठीक है जी। ऐसा ही होता है मेरे बच्चे 10th, जैसे द बॉय, या ऐसे बोल दिया मैंने, दे तो नहीं, द बॉय। आपने एक वर्ब सुनी बेटा, रिजेंबल, ठीक है, आपने एक वर्ब सुनी है रिजेंबल। रिजेंबल का मतलब क्या होता है बेटा? रिजेंबल का मतलब होता है उसी के जैसा दिखना। रिजेंबल उसी के जैसा दिखना। तो द बॉय रिजेंबल्स हिज फादर, विद इन हिज फादर नहीं बेटा। द बॉय रिजेंबल्स हिज फादर मतलब वो लड़का बिल्कुल हूबहू अपने पिता के जैसा दिखता है। ठीक है, वेरी गुड। आपने बोला बेटा आई, या इसको इधर कर ले, आई कैन नॉट अफोर्ड इट। मैंने भाई मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, या हमने बोल लिया आई कैन नॉट अफोर्ड, आई कैन नॉट अफोर्ड इट। हाँ बेटा ये थोड़ा ना बोलूंगा आई कैन नॉट अफोर्ड टू इट, गलत नहीं हो जाएगा? आई कैन नॉट अफोर्ड इट। वी कैन नॉट अफोर्ड एनी वॉर, हम किसी वॉर को अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब हम नहीं झेल सकते किसी वॉर को।
आई कैन नॉट अफोर्ड इट, मैं इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता। आप ये नहीं बोलोगे बेटा, ठीक है, कि आई कैन नॉट अफोर्ड टू इट, नॉनसेंस। आई कैन नॉट अफोर्ड इट डायरेक्ट बोलो बेटा, उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, दे डिस्क्राइब्ड, दे डिस्क्राइब्ड द प्रोग्राम। अब बेटा डिस्क्राइब किसको किया? प्रोग्राम को, तो इसके साथ अबाउट मत लगाओ। दे डिस्क्राइब्ड द प्रोग्राम। तो आपको क्या करने की जरूरत है कि सर हम डिस्क्राइब किया, हाँ, दे डिस्क्राइब द सीन। अच्छा देखो, ये भी देखो, आपने ये भी सुना होगा, दे डिस्क्राइब द सीन, उन्होंने उस सीन को क्या किया? डिस्क्राइब किया, सिंपल। आगे देखो मेरे बच्चे, दे इन्वेस्टिगेटेड, दे इन्वेस्टिगेटेड, ठीक है, इनटू द मैटर, नहीं बेटा, दे इन्वेस्टिगेटेड द मैटर, उन्होंने मामले की जांच पड़ताल की। तो क्या बन जाएगा? दे इन्वेस्टिगेटेड द मैटर, इनटू द मैटर लगाने की जरूरत नहीं। ठीक बेटा, इन्वेस्टिगेट करना एक और होता है लुक इनटू, दे लुक्ड इनटू द मैटर। अगर गुरुजी ये होता लुक्ड इनटू द मैटर तो ये सही है बेटा। लुक्ड इनटू फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब याद भी कराऊंगा ना मैं आपको भी बाद में। लुक्ड इनटू फ्रेजल वर्ब है और उस फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है बेटा जांच पड़ताल करना। तो आप क्या कर रहे हो पुत्र इसमें? दे लुक्ड इनटू द मैटर, मतलब उन्होंने उस मामले की जांच पड़ताल की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही इन्फॉर्म्ड टू हिज फ्रेंड्स, नहीं बेटा, ही इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों को इन्फॉर्म किया था, कुछ बताया होगा, फिर टू नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, वी शुड लव, वी शुड लव ईच अदर, टू ईच अदर थोड़ा ना बोल दोगे, जरूरत ही नहीं है बेटा। ठीक है, जरूरत ही नहीं है तो क्यों यूज कर रहे हो बेटा। नेक्स्ट, माई टीम कंप्राइज्ड, माई टीम कंप्राइज्ड ऑफ, नहीं बेटा, 10 मेंबर्स, कंप्राइज 10 मेंबर्स, क्योंकि बेटा कलेक्शन होना कंप्राइज होता है, उसके साथ आपको ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ही डिमांडेड 10 बुक्स, तो आप ये थोड़ा लिख दोगे बेटा ही डिमांडेड ऑफ, ही डिमांडेड फॉर, नहीं, ही डिमांडेड 10 बुक्स, उसने 10 बुक ऑर्डर की थी, 10 बुक डिमांड की थी, 10 बुक खरीदी थी, तो आप इसे डायरेक्ट लिख दोगे। ठीक है, वेरी गुड। अब यहां पे लिख दो, इसको हटा दो। एटीन नंबर देख लो बेटा, अगर मेरे पुत्र में ये कहूं ही अवेटेड हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त का इंतजार किया था, तो अवेट फॉर मत लगाना बेटा। पता है क्यों? क्योंकि वेट फॉर होता है, आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। वेट फॉर का मतलब ही होता है बेटा अवेट, किसी के लिए इंतजार करना। इसीलिए बेटा अवेट के साथ फॉर जो है वो अपने आप में सुपरफ्लोस हो जाती है, वो अपने आप में सुपरफ्लोस हो जाती है, ये भी याद रखिएगा। टॉक टू मी अबाउट दैट मैटर, हाँ बिल्कुल सही है बेटा सेंटेंस। ला 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 ला,
कैन नॉट जब मन हो तब लिखते बेटा, कोई सम्राट इसका कोई लिंक नहीं है कंपटीशन से बेटा। ओए मेरे जी, ट्रांसफॉर्मेशन कब हो? ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिव पैसिव और नरेशन को ही बोलते हैं पागल। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है एक बात को दूसरे तरीके से कन्वर्ट करके कहना। पूरी ग्रामर ये ट्रांसफॉर्मेशन, और बताया भी था, ये पूछ रहा ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा। मेरे शेर, ठीक है जी। देखो बेटा, अब इसी के नीचे एक छोटी सी बात मैं बता देता हूं आपको। हाँ बेटा, इसी के लिए इसमें होता है ना, जैसे एक बात बताओ, आई विल असिस्ट यू, आई विल असिस्ट टू यू थोड़ा ना हो जाएगा बेटा। किसी काम में बिजी होना, एंगेज होना है, एंगेज के साथ विद लगा दोगे तो गलत नहीं हो जाएगा? खैर जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये छोटी मोटी बातें होती हैं बेटा। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप एग्री विद लिखते हैं तो इसका मतलब मेरे बच्चे किसी ना किसी पर्सन के साथ आप सहमत हैं। आई एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूं। और अगर मेरे पुत्र आप एग्री टू लिखते हैं, ओवर लिखते हैं, एग्री टू क्या है, और एग्री ओवर लिखते हैं, इसका मतलब है किसी ना किसी पॉइंट पर सहमत हो। आई एग्री ओवर दिस मैटर, आई एग्री ओवर दिस पॉइंट, आई एग्री ओवर दिस कॉन्वर्सेशन, आई एग्री विद यू। अच्छा ऐसा मत बोलना बेटा कभी भी आई एम एग्री, पागल है क्या? कल को तू बोलेगा आई गो आई एग्री विद यू, आई एम एग्री नहीं। क्यों बेटा? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है पागल। आई हेल्प यू तो आई एग्री विद यू, आई एम एग्री क्या होता है? दो दो वर्ब लिखोगे, कल को तू बोलेगा आई गो विद यू, आई एम गो विद यू। तो बेटा कई बार ये सुनने में ठीक लगता है आई एम एग्री, अरे आई एग्री विद यू, ठीक है? ये मत बोला करो बेटा, ये चीज याद रखिएगा। तो एग्री विद और एग्री ओवर में क्या डिफरेंस है वो भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात मेरे बच्चे, छोटी छोटी बात है, अगला एक कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाता हूं। अब ये तो आपका हो गया कॉपी पुत्र। देखो अब नेक्स्ट एक होता है बेटा नियर। देखो नियर अपने आप में एक प्रेपोजिशन होती है, नियर अपने आप में एक प्रेपोजिशन होती है। जैसे मैंने बोल दिया ही स्टैंडिंग नियर अ कार, ही स्टैंडिंग नियर हिज हाउस, ही स्टैंडिंग नियर हर हाउस। तो नियर टू हर हाउस थोड़ा ना बोल दूंगा बेटा, नियर टू हर कार थोड़ा ना बोल दूंगा, ही स्टैंडिंग नियर हर कार, वो उसकी गाड़ी के नजदीक खड़ा हुआ है, ठीक है बेटा? ये चीज याद रखिएगा। तो क्या गुरुजी नियर टू आ जाता है? बेटा याद रखिएगा, नियर टू आ जाता है, नियर और टू एक साथ आ जाता है, लेकिन उसका मीनिंग बदल जाता है। उसका मीनिंग पता क्या होता है बेटा? देखो जैसे मैंने बोल दिया द ओल्ड मैन इज नियर टू डेथ, वो आदमी मौत के नजदीक है, मतलब अब बस गुजरने ही वाला है। तो नियर टू हमारी जो फीलिंग्स है ना उनके लिए आ जाता है। द ओल्ड मैन इज नियर टू डेथ, इज नियर पास है किसके? मृत्यु के। तो अब ये नियर इस तरीके से यूज हो जाता है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। बच्चा वो बस रोने वाला है, तो आप पता है क्या बोल दोगे? द चाइल्ड इज नियर टू टीयर्स, बस रोने वाला है भाई, वो मोर बस आंसू आ गए उसके। कई बच्चे होते हैं ना रोने से पहले एकदम रोने वाला, ठीक है, मुंह बना लेते हैं, मतलब ही इज अबाउट टू क्राई, बस वो रोने वाला है। तो मैंने बोला द चाइल्ड इज नियर टू टीयर्स, कहता रहते रहते भाई और मत बोलिए, रोने वाला है बस। तो ही इज नियर टू टीयर्स।
तो इस तरीके से बेटा, तो ये फीलिंग्स को, भावनाओं को व्यक्त करता है, ये ध्यान रखना। ये एक भावनाओं को व्यक्त करता है। तो नियर टू आप देख लेते हैं। दूसरी बात मेरे पुत्र, पता है कई बार क्या होता है, आपको पता है मेरे बच्चे, जो वर्ब है भाई उसका ऑब्जेक्ट आप देखते हो, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। हाँ। लेकिन कई बार ये ऑब्जेक्ट कॉमन ऑब्जेक्ट होता है बेटा, कॉमन ऑब्जेक्ट होता है। मतलब जैसे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया, आगे चले 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 चले, हां, और आपको इधर कोई प्रेपोजिशन दिख गई, और पता है उस प्रेपोजिशन का भी यही ऑब्जेक्ट है, तो आप बोलोगे गुरुजी ये तो कॉमन ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल बेटा। तो ऐसे केस में आप क्या देखते हो, प्रेपोजिशन को, ठीक है, आप ऐसे पड़ा हुआ देखते हो बेटा, कुछ नहीं, उसके बाद ऑब्जेक्ट गायब। आप बोलोगे गुरुजी प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट कैसे गायब होगा? पक्का वो पहले किसी से रिलेट कर रहा। जैसे मुझे एक घर चाहिए उसमें रहने के लिए, मुझे एक घर चाहिए उसमें रहने के लिए। देखो, आई वॉन्ट अ हाउस, मुझे एक घर चाहिए उसमें रहने के लिए, टू लिव इन, उसमें रहने के लिए। अब देखो बेटा, चाहिए क्या? घर। तो वांट का भी ऑब्जेक्ट कौन है? घर। लेकिन किस में रहोगे? घर में। तो इस इन प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट कौन है? घर। बन गया ना कॉमन ऑब्जेक्ट। आई वॉन्ट अ हाउस टू लिव इन। मेरे पास एक चाकू है उससे काटने के लिए, तो आई हैव अ नाइफ, आई हैव अ नाइफ, हाँ, टू कट विद, मेरे पास एक चाकू है उससे काटने के लिए। देखो बेटा, आपके पास है क्या? चाकू। किससे काटोगे? चाकू से। तो विद अ नाइफ, बाई अ नाइफ नहीं होगा, बताया था ना विद होता है बेटा। तो विद अ नाइफ, मेरे पास एक चाकू है उससे काटने के लिए। अगर पेपर में ऐसे आ जाए खाली, आई हैव अ नाइफ टू कट, तो क्या ये सही होगा? गलत होगा बेटा ये। पता है क्यों? इसका मतलब ये हो गया मेरे पास एक चाकू है टू कट, काटने के लिए, मतलब चाकू को काटोगे। जैसे मैं ये बोलूं बेटा, आई हैव एन एप्पल टू ईट, मेरे पास एक सेब है खाने के लिए, तो आप किसको खाओगे? सेब को खाओगे। तो बेटा इस ईट का ऑब्जेक्ट ये सेब है ना। आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल, तो क्या खाओगे आप? सेब खाओगे, खाएंगे गुरुजी। आई हैव एन एप्पल टू ईट, मेरे पास एक एप्पल है खाने के लिए, तो किसको खाओगे? सेब को खाओगे। आई हैव एन एप्पल टू ईट, सेब को खाओगे। लेकिन अगर मेरे पुत्र मैं ये कहूं आई हैव अ नाइफ, मतलब आई हैव अ नाइफ टू कट, मेरे पास एक चाकू है काटने के लिए, मतलब चाकू को काटोगे। गलत। मेरे पास एक चाकू है उससे काटने के लिए, क्योंकि आई विल कट द नाइफ, आई विल कट विद अ नाइफ, आई विल कट द नाइफ नहीं, आई विल लिव अ हाउस नहीं, आई विल लिव इन अ हाउस। लेकिन आई विल ईट एन एप्पल ये तो बोल सकते हो। तो बेटा ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है, लेकिन ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है, वर्ब का नहीं बन सकता। ऐसे पता चलेगी कि बाद में प्रेपोजिशन आएगी या बाद में प्रेपोजिशन नहीं आएगी। इस तरीके से पता चलता है बेटा। करो कॉपी।
ठीक है जी, चलिए बेटा, तो ये था कहानी। अब कल हम फिक्स्ड प्रेपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे बेटा, और कल प्रेपोजिशन आपका खत्म होगा। फिर हो सकता है कल ही प्रैक्टिस चालू करें या उससे नेक्स्ट क्लास में करें। तो तैयार रहिएगा मेरे शेर, सारा प्रेपोजिशन अपना रिवाइज कर लीजिएगा बेटा जी, ठीक है। और अगर वो कैब की क्लास यूट्यूब पे होती है उसके लिए तैयार रहिएगा। दूसरा बेटा, मैंने एक इंग्लिश वाणी करके, मैंने आपको शायद कल बताया नहीं था या शायद बता दिया था, मैंने एक इंग्लिश वाणी करके इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट बनाया है, इंग्लिश वाणी, ठीक है, इंग्लिश वाणी करके स्पोकन के लिए। उसमें डेली एक वीडियो, हफ्ते में 5 छोटी छोटी क्लिप डालेंगे जो स्पोकन से रिलेटेड सारी की सारी बातचीत करेंगी, ठीक है, जो स्पोकन से रिलेटेड सारी की सारी बातचीत करेंगी। तो ये बहुत फायदा आपको स्पोकन में आने वाला है। तो इंग्लिश से रिलेटेड सिर्फ इंग्लिश का मैटर होगा उसमें, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। इंग्लिश से ही रिलेटेड सारी चीजें डलेंगी। इंग्लिश वाणी उसका चैनल का नाम है, इंस्टाग्राम अकाउंट ये बना है, इंग्लिश से रिलेटेड उसमें सारी चीजें डालेंगी। वो मैं शेयर भी कर दूंगा आपके साथ, लिंक वगैरह टेलीग्राम पे भी और बाकी जगह भी, ठीक है। अभी उसमें आज पहली वीडियो, आज से उसका श्री गणेश कर रहे हैं। तो खुश रहिए, चीजों को प्यार दीजिएगा, उसको भी अच्छा लगेगा आपको। छोटी छोटी वीडियो डेली की एक शूट करके मैं उस पर अपलोड करवाता रहूंगा, ठीक है। चलो मेरे शेर, खुश रहिए, आबाद रहिए, माँ बाप की रिस्पेक्ट कीजिए बेटा, और पूरा प्रेपोजिशन रिवाइज करके कल मिलिएगा। कल फिक्स प्रेपोजिशन को खत्म करके फिर प्रैक्टिस पे चालू करेंगे मामला। नमस्कार बेटा।